कहते हैं कि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वक्ती दूरी हो या मजबूरी या बाहमी इख्तलाफात से आर्जी जुदाई तो मुमकिन है, लेकिन अगर किसी के दिल में मोहब्बत ने पंजे गाड़े तो मुश्किल ही से छुटकारा पाया जा सकता है। शब्बीर ने सरगोदा में ऐसे ही एक 90 साला बुजुर्ग को देखा है जो गुज़िश्ता 70 बरस से सिर्फ एक ही नाम को सीने से लगाए जिंदगी बसर कर रहे थे। आप भी देखिए। 90 साला गुलाम फरीद नामी बुजुर्ग के इर्द गिर्द उसके पोते पोतियां जमा थे और दादाजी से छेड़छाड़ कर रहे थे। बड़ी पोती जरा शौक थी, उसे दादा को छेड़ने में कुछ ज्यादा ही मजा आ रहा था। दादी जान, अरे 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 अरे, क्या तो आंधी तूफान की तरह भागी फिर रही है। अच्छा दादी जान, एक बात बताएं, जब आप उनसे इतनी मोहब्बत करते थे तो फिर शादी क्यों नहीं की? अरे तुझे कोई और काम नहीं है? जब देखो यही किस्सा लेके बैठ जाती। चल जा, हुक्का बरकला मेरे लिए, चल शैतान। नहीं ना दादी जान, प्लीज बताएं ना। अच्छा, अगर वो आपको दोबारा मिल जाएंगी तो क्या आप उनसे शादी कर लेंगे? ये शैतान की खाला, मेरे अल्लाह अल्लाह करने के दिन है और तुझे शादी की पड़ी हुई है। लो भाई दादी जान, ये क्या बात हुई? आप तो अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। अब तू ऐसे भी मानेगी। कहा छड़ी, ये रही छड़ी मेरी। दादाजी ने अपनी छड़ी उठाई तो पोती वहाँ से हंसते हुए भाग निकली और दादाजी पुरानी यादों में खो गए। यह आज से कोई 70 बरस पहले की बात है। 20 साला गुलाम फरीद अपनी बकरियों को चराने के लिए निकला तो गांव झांवरिया से गुजरते हुए उसकी नजर रानी नामी लड़की पर पड़ी जो उधर से गुजर रही थी। गुलाम फरीद रानी को देखकर हैरान रह गया। वो उसे काफी देर तक देखता रहा और रानी गुलाम फरीद से बेखबर कुछ देर में गायब हो गई। अब चलते फिरते उठते बैठते गुलाम फरीद की निगाहों में वही मंजर घूमता रहता। गुलाम फरीद ने तो अब जैसे रानी के गांव के करीबी खेतों में ही अपना डेरा जमा लिया था। कई बार उसे रानी उधर से गुजरती नजर आती, लेकिन रानी ने गुलाम फरीद को नजर तक उठाकर नहीं देखा। रानी की तवज्जो हासिल करने के लिए गुलाम फरीद बांसुरी लेकर एक तरफ बैठ जाता और बहुत देर तक बांसुरी के सुर बिखेरता रहता। नौबत यहाँ तक पहुँच गई थी कि गुलाम फरीद अक्सर रात में भी रानी के घर के करीब बांसुरी बजाने लगा। फिर एक दिन सुरीली बांसुरी की आवाज ने रानी को चौंका दिया। रात की तारीकी में रानी घर से बाहर निकली तो गुलाम फरीद घबरा गया। उसने बांसुरी जेब में रखी और खामोशी से वहां से उठकर चला आया। रानी इधर उधर देखने के बाद दोबारा अपने घर चली गई। गुलाम फरीद के घर वालों को गुलाम फरीद के पागलपन का इल्म हुआ तो वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर पहुंच गए। शब्बीर ने देखा कि गुलाम फरीद की माँ दिल बर्दाश्ता होकर रानी के घर से निकल रही थी, क्योंकि रानी के घर वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया था। गुलाम फरीद की माँ घर पहुंची तो गुलाम फरीद माँ का चेहरा देखकर ही समझ गया कि रिश्ते से इनकार हो गया था। गुलाम फरीद ने माँ से कोई सवाल नहीं किया। वो खामोशी से बकरियां चराने के बहाने घर से निकला और एक जगह उदासी के आलम में बैठ गया। वो मनाजिर उसकी आंखों में घूमने लगे। जब एक दिन मौका पाकर गुलाम फरीद ने रानी से दिल की बात कही थी और रानी ये बात सुनकर वहां से भाग निकली थी। गुलाम फरीद और रानी दोनों ने ही फैसला कर लिया था कि अगर उनकी आपस में शादी ना कराई गई तो सारी जिंदगी शादी नहीं करेंगे, लेकिन रानी के घर वालों ने जोर जबरदस्ती करके उसकी शादी करा दी तो यह खबर गुलाम फरीद पर बिजली की तरह गिरी। आप भी देखिए। उस रात गुलाम फरीद सो नहीं सका। उसे रह रहकर रानी याद आ रही थी। उस रात गुलाम फरीद की बांसुरी में बला का दर्द था। उसे हर सांस में यूं लगता था कि रानी उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही हो, मगर ये सब धोखा था। उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। फिर शब्बीर ने देखा कि गुलाम फरीद घर के बाहर ही चबूतरे पर बैठे बैठे सो रहा था। गुलाम फरीद की माँ किसी काम से बाहर निकली तो बेटे को देखकर दंग रह गई। अरे बेटा गुलाम फरीद, यहाँ सो रहे, दीवाना हो गया है। चल बेटा चल, अंदर चल, चल शाबाश, अंदर चल। गुलाम फरीद ने खाली खाली आंखों से माँ को देखा और चुपचाप घर के अंदर चला गया।
इस वाकये के बाद गुलाम फरीद की मां ने अपने बेटे की बिरादरी में शादी तय कर दी। गुलाम फरीद मां को इनकार न कर सका और फिर आहिस्ता आहिस्ता रानी के इश्क की आग मद्धम होती चली गई। रानी और गुलाम फरीद दोनों के बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, दोनों पोते पोती वाले हो गए। मगर 90 बरस की उम्र तक पहुंचने के बावजूद गुलाम फरीद के दिल से रानी की कसक ना जा सकी। इसे तो यह भी मालूम नहीं था कि पता नहीं रानी जिंदा भी होगी या कहीं मर खप गई है। एक दिन शब्बीर ने देखा कि गुलाम फरीद की पोती दादा से छेड़छाड़ करने के लिए उसके पास आई तो गुलाम फरीद समझ गया कि अब वो रानी का किस्सा छेड़ेगी। दादाजान आपको पता है रानी दादी अभी भी जिंदा है। रानी दादी? कौन रानी दादी? और मेरा क्या लेना देना किसी से? दादाजान अब ज्यादा एक्टिंग मत करें, वो अभी भी आपको बहुत याद करती है। ए शैतान, जाती है या उठाऊं छड़ी में अपनी? दादा आपको पता है कल मैं रानी दादी से मिली थी, दादाजान अभी भी बहुत प्यारी हैं। खामोखा मेरा रिश्ता किसी से जोड़े दे रही है। वो अच्छी तरह जानती है तेरी दादी को मरे हुए पूरा 1 साल हो। हाँ तो दादाजान मैं भी तो वही कह रही हूँ, हमारी दादी भी मर गई और रानी दादी के मियाँ भी मर गए। हाँ? उसका मियाँ मर गया? कब? लो 8 साल हो गए दादी को बेवा हुए हुए। मैं क्या करूं? 8 साल हो गए तो मेरा रिश्ता जोड़े दे रही है। शैतान, जाती है या उठाऊं छड़ी अपनी? दादाजान एक बात मानोगे? हाँ बोल। नहीं नहीं पहले वादा करें, पक्का पक्का वाला। अच्छा बोल तो सही शैतान की खाला। दादाजान पता है बड़ा मजा आएगा, रानी दादी के घर पे रिश्ता लेके जाऊंगी आपका। तू ऐसे नहीं बात आएगी, उठाता हूँ छड़ी। अच्छा जा रही हूँ। दादा ने लाठी उठाई और पोती को मारना ही चाहता था कि पोती वहां से खिलखिलाती हुई खिसक गई। पोती की छेड़छाड़ ने एक बार फिर दादा को तस्वुर में 70 बरस पहले धकेल दिया था, जब वो रानी की एक झलक देखने के लिए बेताब रहता था। उसे याद आया कि उसके बांसुरी के सुरों में कितना प्यार और दर्द था। दादा ने फौरन अपने ख्यालात को झटका, अपनी जगह से उठा और लाठी टेकता हुआ घर से बाहर निकल ही रहा था कि पोती फिर सामने आ गई। अच्छा दादाजान हमसे छुपाते जा रहे ना दादी जान के घर पे। अरे बाहर में जा तू और तेरी रानी दादी। अब अगर तूने उसका नाम अपनी जबान तो याद रख, इस छड़ी से तेरा सर फाड़ दूंगा मैं। हाँ। कुछ भी करें आप, मैं तो आपकी शादी करा कर ही रहूंगी। शादी करा के रहूंगी? बच्चों का खेल समझा रहा तू? गुलाम फरीद की पोती मजाक मजाक में संजीदा हो गई और एक दिन वाकई रानी के पास अपने दादा का रिश्ता लेकर पहुंच गई। 85 बरस की रानी ने गुलाम फरीद की पोती की ऐसी खबर ली कि पोती के होश ठिकाने आ गए। रानी दादी आपने मुझे पहचाना? अरे तू कौन है, कहाँ से आई है? मैं बराबर वाले गांव से आई हूँ, गुलाम फरीद की पोती हूँ। क्या बताया तूने, किसकी पोती है? गुलाम फरीद की? हाँ दादी गुलाम फरीद की पोती। आप जानती है ना मेरे दादा को? हाँ कुछ याद पड़ता है। गुलाम फरीद जिंदा है या मर गया? क्यों मरेंगे मेरे दादा, आप देखिएगा अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। अरे मुझे क्या जरूरत पड़ी है देखने की, तेरी दादी जिंदा है? नहीं, उनका तो 1 साल पहले इंतकाल हो गया और जब से दादी का इंतकाल हुआ है दादा अकेले पड़ गए। अरे तो तुम पोते पोतियाँ क्या करते हो? दादा की खिदमत ही करते क्या? करते हैं दादी, लेकिन वो आपको बहुत याद करते हैं। अरे तू क्या बावली हो गई है बेशरम? हाँ दादी ये तो मानेंगी ना कि आपको मेरे दादा अभी भी बहुत अच्छे लगते हैं। अरे अब तो जमाना हो गया, कब्र में पाँव लटक रहे हैं, ये देखो सारे बाल सफेद हो गए। लो दादी आप भी कमाल करती हैं, बाल सफेद हुए, मेहंदी लगा लेंगी तो बिल्कुल शहजादी लगेंगी। अरे कमबख्त क्यों मुझे छेड़े जा रही है, बता बात क्या है? दादी अपने दादा का रिश्ता लाई हूँ आपसे, हाँ कर देना। अभी हाँ करती हूँ, चल छोड़े यहाँ से कमबख्त, जरा मेरा डंडा तो ला। तो फिर दादी मैं हाँ समझू ना? निकल यहाँ से चुड़ैल कहीं की। रानी दादी ने कांपते हाथों से पोती को जूती खींचकर मारी और पोती वहां से भाग निकली। दिलचस्प बात यह है कि 70 बरस पहले भी गुलाम फरीद को रिश्ता देने से इनकार किया गया था,
और अब 70 बरस बाद तो रिश्ता कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मगर गुलाम फरीद की पोती ने भी हिम्मत नहीं हारी और रानी को अपने दादा से शादी करने पर आमादा कर लिया। दो प्यार करने वाले 70 बरस बाद आखिरकार एक दूसरे के हो गए। आप भी देखिए। इस अनोखी अफसानवी शादी की खबर शब्बीर को मिली तो वो भी शिरकत के लिए पहुंच गया। शब्बीर के कानों में गोरी घूंघट में शर्माए वाला गीत गूंज रहा था। वो गोरी घूंघट में शर्माए, वो गोरी घूंघट में शर्माए। फिर शब्बीर ने देखा कि वाकई 90 साला गुलाम फरीद और 85 बरस की रानी एक दूसरे के साथ हार फूल पहने बैठे हुए थे और दोनों के पोते पोतियां खुशियां मना रहे थे। यह है वो मनाजिर। शब्बीर ने यह भी देखा कि इतनी उम्र होने के बावजूद रानी दुल्हन बनकर वैसे ही शर्मा रही थी जैसे कोई कम उम्र लड़की हो। इस खुशी के मौके पर महल्ले पड़ोस के सभी लोग जमा हो गए थे। दूल्हा मियां को सलामियां दी जा रही थी और फिर जब गुलाम फरीद 70 बरस बाद अपनी मोहब्बत अपनी दुल्हन के रूप में लेकर जा रहा था तो शब्बीर की नजर उनके जूतों पर पड़ी जिस पर बरसहा बरस की गर जम चुकी थी मगर उनके कदमों में लग़ज़िश नहीं थी। शब्बीर का कहना है कि ये कोई अफसानवी किस्सा नहीं और ना ही किसी स्ट्रेट थिएटर के मनाजिर बल्कि असली वाकया है। देखते रहिए क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि हमारे इर्द गिर्द लातादाद ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके दिल पत्थर हो चुके हैं, खल्क़ खुदा को पांव की जूती समझते हैं और कमजोरों पर जुल्म करना अपना हक समझते हैं। शब्बीर ने सियालकोट में ऐसा ही एक संदिली का वाकया देखा है। शब्बीर को वो रात कभी नहीं भूलेगी जब सना की माँ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी और 12 साला सना हर किस्म के जज्बात से आरी अपनी माँ को हैरत से देख रही थी। माँ के लरसते कांपते हाथ बेटी की तरफ बढ़ रहे थे और बेटी इस खबर से अनजान थी कि उसकी माँ शदीद तकलीफ में थी। फिर शब्बीर ने देखा कि सना माँ के पास ही चारपाई पर बैठ गई। माँ ने बेटी को प्यार करने की कोशिश की लेकिन उस पर खांसी का ऐसा दौरा पड़ा कि सना घबरा कर खड़ी हो गई। सना की समझ में कुछ नहीं आया कि वो क्या करे। उसने कुछ दूर रखी बोतल से गिलास में पानी उड़ेला मगर गिलास उसके हाथ से छूट गया। सना ने एक नजर गिलास को देखा और एक नजर अपनी माँ को, मगर अब माँ खामोश हो चुकी थी। सना ने जमीन से गिलास उठाया, दोबारा पानी भरा और उसे लेकर माँ के पास पहुंच गई। वो गिलास लिए माँ को हिलाती जुलाती रही और जब माँ ने कोई रद्दे अमल जाहिर नहीं किया तो वो हैरान हो गई। उसे इतनी समझ बूझ भी नहीं थी कि उसकी माँ उसे छोड़कर दूसरी दुनिया में जा चुकी थी। सियालकोट की रिहायशी सना किसी हद तक जहनी माजूर थी। उसका दिमाग और जिस्म उम्र से छोटा रह गया था। सना की माँ के मरने के बाद उसके बाप ने अपनी बेटी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर ली। वक्त गुजरता चला गया और देखते ही देखते सना 20 बरस की हो गई लेकिन उसका जिस्म और दिमाग 8 बरस के बच्चे से ज्यादा न था। सना एक बेजबान और रोबोट किस्म की बच्ची बन गई थी। शब्बीर ने एक दिन देखा कि सना की सौतेली माँ ने सना को आवाज दी तो वो उछलते कूदते अपनी सौतेली माँ के पास पहुंच गई। फिर शब्बीर ने देखा कि सौतेली माँ सना को बर्तन धोने के बारे में हिदायत दे रही थी और सना हैरानी से सौतेली माँ की बात सुन रही थी। आंगन में नल के नीचे बर्तनों का ढेर लगा हुआ था। सना खामोशी से बैठ के बर्तन धोने लगी। सौतेली माँ बुर्का ओढ़कर घर से बाहर निकल ही रही थी कि इस दौरान सना की चची जो पड़ोस में रहती थी घर में दाखिल हुई तो सना को बर्तन धोता देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अरे मेरा बेटा, ये क्या कर रही हो तुम? अम्मा ने अच्छी तरह बर्तन धोने को कहा है। चलो तुम हटो, मैं धो देती हूँ बर्तन। अगर अम्मा ने ये देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगी। नहीं करेंगी तुम्हारी अम्मा गुस्सा। मैं कहूँगी कि ये सारे बर्तन सना ने धो दिए। चाची ये देखो मैंने पतीली कितनी अच्छी साफ करी है ना। सना की चची ने एक नजर पतीली की तरफ देखा और एक नजर सना के मासूम चेहरे पर डाली तो वो अपने जज्बात पर काबू न रख सकी मगर उसने मुस्कुराते हुए अपने आंसू छुपा लिए और रगड़ रगड़ कर बर्तन मांजने लगी। सना चाची के पास से हटकर अपनी गुड़िया उठा लाई। चाची इसको भी मुंह हिला दो, ये कब से नहा ही नहीं है। हाँ हाँ धुला दूंगी, दे देना मुझे। अभी चाची बर्तन धो ही रही थी कि सना की सौतेली माँ भी वापस आ गई।
अरे बहन ये क्या कर रही हो तुम? अरे भाभी, बच्ची को बर्तन धोते देखा तो रहा नहीं गया, इसलिए मैं ही धोने बैठ गई। हट्टी कट्टी है वो, कोई मजलूम नहीं है। भाभी ऐसा तो ना कहो, बच्ची मजलूम है और इसके बाप को भी इसका एहसास नहीं है। अरे तो क्या करे तुम्हारे भाई साहब, वो खुद तंग है इस कमबख्त से। लो भाभी, तुम्हारे बर्तन तो धुल गए, अब जरा अच्छे से चाय पिला दो। तू जा, जाके मुंह धो। वो भी मैं धुलाऊं क्या? जा जाके चला चला। अरे रे, रहने दो, इसे कहाँ कह रही हो, आग आग लग जाएगी कहीं। मैं खुद बना लूंगी चाय। अच्छा है, लग जाए आग, जल के मर जाए कमबख्त। जा यहाँ से। भाभी कुछ खुदा का खौफ करो, ऐसा तो ना कहो। रहने दो, जो झेलना पड़ता है ना मुझे ही पता है। इस दौरान सना खामोशी से बावर्ची खाने में चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही थी कि अचानक चीखती हुई बाहर निकल आई। या इलाही खैर, क्या कर दिया तूने? अरे अरे कमबख्त, क्या कर दिया तूने? अरे सना तू तो हट यहाँ से। ओहो, भाभी आग तो बुझाएं आप। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कोई ना कोई ऐसी गलती हो जाती जिस पर उसकी सौतेली माँ का पारा चढ़ जाता था। एक रात शब्बीर ने देखा कि सना की सौतेली माँ चारपाई पर बैठी हुई थी और सना टीवी के सामने गुमसुम टीवी देख रही थी कि ऐसे में माँ ने उसे आवाज दे दी। सना, अरे ओ सना, हर वक्त खेलती रहती है, कभी कोई काम भी कर लिया कर। ला मुझे कटोरा ला दे, इसमें सालन है और रोटी भी ले आ। अरे देख गिरा मत दीजियो, जल्दी आ। हर वक्त खेलती रहती है। सना अपनी जगह से उठी, उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो प्याला और रोटी की टोकरी किस तरह हाथों में पकड़े। किसी न किसी तरह उसने दोनों चीजें हाथ में ली और जाहिर है कि वो 2 कदम ही चली थी कि सब कुछ गिर गया। सौतेली माँ ने यह मंजर देखा तो अपनी जगह से गजबनाक होकर उठी और सना के बाल पकड़कर उसे सबक सिखाने ही वाली थी कि पड़ोस से चाची घर में दाखिल हो गई। क्या गजब कर रही हो भाभी, क्यों मार रही हो इतनी सी बच्ची को? देख देख क्या किया इसने, बड़ी हिमायती बनती फिरती है ना तो इसकी। तुम उसके बाल तो छोड़ो, जरा सा भी खुदा का खौफ नहीं है तुम्हें? अगर तुझे इतना ही ख्याल है ना तो ले जा अपने घर से, ले जा। अरे किसका बाप अपनी मुसीबत मेरे गले डालकर चला गया, पता नहीं क्या करता रहता है वहाँ। चाची गिरे हुए बर्तन समेटकर एक तरफ रखने के बाद सना को प्यार करती हुई अपने साथ ले गई और सना की माँ अपनी सौतेली बेटी को खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। सना अपनी चाची से इस तरह लिपटी हुई थी जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। सना पर अब उसकी सौतेली माँ ने मुसलसल तशद्दुद करना शुरू कर दिया था। अक्सर रातों को सौतेली माँ के दहाड़ने और सना के रोने की आवाज आती तो चची का दिल सहम जाता। सना की चची ने ये दिल खराश चीखें सुनी तो घर से निकलकर जोर जोर से सना का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। दरवाजा सना की माँ ने इंतहाई गुस्से के आलम में खोला। उसके बाद सना की चची ने सना की जो हालत देखी वो नाकाबिले बयान है, और ये है वो मनाजिर। सना के सर के बाल काटे जा चुके थे, बदतरीन तशद्दुद से आंखों के हलकों में नील पड़ गया था और उसके होंठ सूजे हुए थे। बच्ची पर इस कदर तशद्दुद किया गया था कि हम आपको उसका चेहरा नहीं दिखा सकते। बच्ची पर तशद्दुद की खबर पुलिस वालों को हुई तो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्ची को अपनी तहवील में ले लिया और फिर जब सना को उसकी जालिम सौतेली माँ के चुंगल से छुड़ाकर पुलिस अपने साथ ले जा रही थी तो पूरा महल्ला जमा हो गया था। इस बदतरीन वाक़े के बारे में पुलिस ने जो कुछ बताया था वो ये है। बच्ची अब नॉर्मल है, थोड़ा सा 18 साल की उम्र है उसकी, लेकिन देखने में वो फिज़िकली ग्रोथ और फिज़िकल और मेंटल ग्रोथ उसकी प्रॉपर नहीं है। देखने में 8-10 साल की लगती है। उससे पूछा है, उसने कहा कि मुझे मामा ने मुझे मारा है, तशद्दुद किया है। महल्लेदारों से, रिश्तेदारों से भी तस्दीक की है, पहले भी बच्चों को मारती है। सौतीली माँ है, बाप जो है बैरून मुल्क होता है। तो हमने जो कार्रवाई उस हस्ब ज़ाब्ता बनती थी वो ला के उसकी टेंट भी की है, उन्होंने बाल मोड़ दिए हैं सारे, ला के कार्रवाई ज़ाब्ता की है, मेडिकल उसका करवा रहे हैं। उसके बाद FIR दर्ज हो गई है, जो हमारे एंड पे था हमने उसके मुताबिक लीगल तमाम फॉर्म पूरी कर दी। और ये है सना की चाची जो सना पर तशद्दुद की तफसील बता रही थी। ते पहले भी अक्सर मतलब कि सुनन अंदर आया, क्योंकि बच्ची मां दे सामने डरदी नहीं दसदी कि नहीं मामा मारती है।
ਤੇ ਕੱਲ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੱਡੀ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਮਾ ਬੜੀ ਅਮੀ ਨੇ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਕੁਛ ਕੀ ਐਲਰਜੀ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਵਾਲ ਕੱਟੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਚੋਟ ਤੇ ਚੋਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਨੀਲ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਚੋਟ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ चोट ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਦੀਦ चोट ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ नील आंदा है या स्वेलिंग नहीं ज्यादा होती। सना पर तशद्दुद हो रहा था तो शब्बीर को वो मंजर याद आ रहा था जब उसकी सगी माँ जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। वो अपनी बेटी को आखिरी बार प्यार करना चाहती थी, लेकिन जिंदगी ने उसे मोहलत ही नहीं दी और वो अपनी माजूर और मासूम बच्ची को दुनिया के रहमो करम पर छोड़कर चली गई थी। शब्बीर का कहना है कि सना की ज़हनी हालत के पेश नजर शायद सना इस बदतरीन तशद्दुद के वाक़े को भूल जाए, मगर क्या उस सौतेली जालिम माँ को कभी एहसास होगा कि उसने एक बेजबान मासूम माजूर बच्ची के साथ क्या किया था। बच्ची के साथ जानवर से बदतर सलूक करने पर उसे कैसे नींद आती होगी। मगर जैसा कि शब्बीर ने पहले भी कहा था कि कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह पत्थर होता है, ये इंसान के रूप में दरिंदों की नुमाइंदगी करते हैं। शब्बीर का कहना है कि सना का मुकम्मल इलाज कराया जाए और उसे किसी महफूज माहौल में जीने का मौका दिया जाए। शब्बीर ने सना पर जुल्म करने वाली उसकी सौतेली माँ को सख्त सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अस्पताल में कैंसर है या नहीं, मरीज सवालों कैंसर के आलमी कराची के अस्पताल दंग रात ऐसे बड़ी शब्बीर ने ये भी बच्चों थे, बच्चों के इलाज से उनके मासूम मुब्तला होने के लायक से अपना वक्त में अस्पताल बच्चे को इलाज अस्पताल के अस्पताल उसके मुताबिक सहूलत फराहम से हो देखकर सवालात हैं आम लोग हैं। अब कैंसर से मुतअल्लिक़ है तो समझो कि उसकी जिंदगी ही खत्म हो गई और ये नाकाबिले इलाज है। डॉक्टर हामिद से गुफ्तगू करके शब्बीर को मालूम हुआ कि कैंसर भी दूसरी बीमारियों की तरह एक बीमारी है और इसका इलाज भी। पता चल मोटी मैंने क्या हुआ फिर शब्बीर खून के सरतान के हवाले से मालूमात ली तो पता चला कि पाकिस्तान में अंदाजन 10,000 बच्चे हर साल खून के सरतान में मुब्तला हो जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर कैंसर क्या है। ये वो सवाल था जो शब्बीर ने कैंसर स्पेशलिस्ट से सबसे पहले किया। कैंसर का मतलब ये है कि एबनॉर्मल सेल्स की एबनॉर्मल रफ्तार से ग्रोथ कैंसर होती है। अब ये जिस जगह पे नमूदार होगी उस जगह कैंसर कर देगी। अगर हड्डी के गुदे से निकलेगी तो हड्डी को गुदे कैंसर कर देगी। अगर ब्रेन में निकलेगी तो ब्रेन ट्यूमर कर देगी। अगर हड्डी में से निकलेगी तो हड्डी का कैंसर कर देगी। किडनी में से निकलेगा तो किडनी का कैंसर कर देगी। तो इस लिहाज से जिस जगह का रसौली होगी उस जगह का कैंसर होगा। अच्छा, बच्चों में कैंसर जो है वो बड़ों के मुकाबले में इसलिए मुख्तलिफ है कि बच्चों में कैंसर काबिल इलाज होता है। हमारे हिसाब से कुछ कैंसर जैसे खून का कैंसर है उसकी कामयाबी का तनासुब 70-80 तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर 90% को टच कर रहा है। बच्चों में खून के सरतान की बात हो रही थी कि ये सवाल भी सामने आ गया कि आखिर वो क्या अलामात हैं जिन्हें देखकर वालिदैन अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाएं। कॉमन अलामात जो होती हैं बच्चे में अनएक्सप्लेन खून का कम होना यानी हीमोग्लोबिन का कम हो जाना, बच्चे के जिस्म में गिल्टियाँ निकलना यानी छोटे साइज में गर्दन या बगल या किसी हिस्से में गुल्टियों का नमूदार होना,
बुखार एक खास वक्त से ज़्यादा रहना, यानी अगर बच्चे को बुखार आपके 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है तो उसको आप लाइट नहीं ले सकते, समथिंग सीरियस, फौरन डॉक्टर से रुजू करें। इसी तरीके से जिसम पे धब्बे पड़ रहे हों तो वो भी वाइट सेल्स यानी प्लेटलेट्स कम होने की अलामत होती हैं। इसी तरीके से किसी बच्चे को अगर किसी जगह पर उभार आ रहा है, लंप आ रहा है, सूजन आ रही है, जैसे हड्डी में कुछ सूजन आ रही है, पेट में अलग कोई उभार आ रहा है, गर्दन में कोई गिल्टी नमदार हो रही है, तो ये खुदा ना खास्ता कैंसर हो सकता है। कैंसर स्पेशलिस्ट की हौसला अफजा बातें सुनकर शब्बीर ने सुख का सांस लिया और फिर खुसूसन बच्चों और उमूमन बड़ों में कैंसर की बीमारी के मुख्तलिफ असबाब पर भी बात हुई। अच्छा, अब ज़ाहिर है बड़ों में जैसे कैंसर हमारे बहुत कॉमन है कम्युनिटी में, गुटखा खाना, पान खाना, सिगरेट पीना, तो बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ से महफूज हैं, लेकिन माशरे में बड़ों के अंदर, एडल्ट के अंदर कैंसर इसी वजह से होता है। तो ज़ाहिर है एक बात तो लोगों को पहुँचेगी, सिगरेट जो पी रहा है उसको मना करें, जो गुटखा खा रहा है उसको मना करें। अल्हम्दुलिल्लाह शराब हमारे अल्लाह का शुक्र है नहीं पी जाती है, वरना जिगर का कैंसर जो है वो शराब की वजह से होता है। कैंसर का इलाज पेचीदा भी है और उसके अखराजात आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। इसके अलावा मुल्क में कैंसर के इलाज के लिए मुफ्त सहूलतों का फुकदान और माहिरीन की कमी भी इस बीमारी से लड़ाई में रुकावटें खड़ी कर देती है। लेकिन शब्बीर को यकीन है कि अगर सेहतमंद जिंदगी गुजारने के उसूलों पर अमल किया जाए तो बड़ी हद तक इस मूजी बीमारी से बचा जा सकता है। तो जाहिर है मैं चाहूँगा कि लोग बच्चों को अपने हेपेटाइटिस बी के खिलाफ वैक्सीन लगवाएं। एक और वैक्सीन जो आके लड़कियों के अंदर दी जाती है वो पैपिलोमा वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल यानी बच्चेदानी की मुंह का कैंसर बचाव के लिए लड़कियों में दी जाती है, तो वो वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं। और तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है वो है सेहतमंद ज़िंदगी, यानी फलों का ज़्यादा इस्तेमाल, सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल, रेगुलर एक्सरसाइजेस, जंक फूड को अवॉइड करना। शब्बीर ने जब अस्पताल में कुछ ऐसे लोगों से बात की जिनके बच्चे जेरे इलाज थे तो शब्बीर को ये देखकर इंतहाई खुशी हुई कि अब लोगों की समझ में ये बात आती जा रही है कि कैंसर की बीमारी कोई गुनाह नहीं है जिसे छुपाया जाए, बर वक्त तशखीस हो जाए तो ये काबिले इलाज है। लेकिन जब बच्चे आते हैं तो बच्चों के इलाज की तशखीस 3 तरीके से होती है। एक होती है बोन मैरो बायोप्सी, उस पर मजीद बहुत तरह के टेस्ट होते हैं। अगर वो खून का कैंसर है, अगर वो गुदूद का कैंसर हो तो लिम्फ नोड की बायोप्सी। हमारे लोगों में ये भी गुमान है कि खुदा न खास्ता बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है बिलीफ हमारे लोगों के अंदर, माशरे में फैला हुआ है कि बायोप्सी नहीं करना, बायोप्सी करेंगे ट्यूमर को छेड़ा आपने तो वो और फैल जाना है। तो ये कंसेप्ट गलत है, इसको ठीक होने की जरूरत है। अर्ली डायग्नोसिस होगी उससे और इलाज में अर्ली मदद आएगी, अर्ली बीमारी शुरू होगी, तो बायोप्सी की जाती है। इसके अलावा जो सॉलिड कैंसर होते हैं यानी ठोस कैंसर होते हैं उनके अंदर CT स्कैन्स कराते हैं, MRI करते हैं। ब्रेन ट्यूमर बच्चों में दूसरा और तीसरा सबसे कॉमन कैंसर है, उसके अंदर MRI किया जाता है कि वंस आपको पता चल जाए टेस्टों की रोशनी में कि बच्चे को ये कैंसर है तो फिर उसके इलाज 2 तरीके से होता है। अगर खून का कैंसर है तो कीमोथेरेपी, और अगर सॉलिड ट्यूमर यानी ठोस कैंसर है तो सर्जरी और कीमो। शब्बीर कैंसर के मर्ज में मुब्तला बच्चों के अस्पताल में था कि इस दौरान उसे कई ऐसी सच्ची बीतियां याद आ गईं जिनका ताल्लुक सीने के सरतान में मुब्तला होकर शिफायाब होने वाली खवातीन से था। इन खवातीन का कहना था कि इलाज के दौरान उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर वो बीमारी को शिकस्त देने में कामयाब हो गई। कराची के बाद शब्बीर ने लाहौर में शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल में भी माहिरीन सरतान से बातचीत की थी। तो ये ऐसी बीमारी नहीं है जो यूजुअली एक बंदे को दूसरे बंदे से लग सके, या अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार या आपकी फैमिली में इर्द ऐसे लोग हैं जो कैंसर में मुब्तला हैं, तो वो बीमारी आपको उनके करीब रहने से, उनका ध्यान रखने से या उनके साथ मिलने मिलाने से नहीं हो सकती। ऐसे कैंसर्स आइडेंटिफाई हमने किए हुए हैं और उन कैंसर्स को हम स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में डालते हैं। मकसद ये कि जब इंसान तंदुरुस्त है और किसी बीमारी में मुब्तला नहीं है और कोई खास एज का पीरियड है या कोई खास ऐसे लोग हैं जिनमें इस बीमारी का चांस ज्यादा है, उनको हम दावत देते हैं कि आप इन योर बेस्ट ऑफ हेल्थ, जब आप ठीक ठाक हैं और कुछ महसूस नहीं कर रहे, आके अपने टेस्ट कराएं ताकि पता चले कि अगर ये बीमारी जब शुरू हो तो जल्दी से पकड़ी जा सके। कैंसर, पहली बात ये कि इतनी खौफनाक बीमारी नहीं है जितनी समझी जाती है। बहुत सारे कैंसर्स के इलाज मौजूद हैं, बहुत सारे कैंसर्स के बेहतरीन इलाज मौजूद हैं जिनमें हम पेशेंट्स को माशाल्लाह बिल्कुल ठीक सेहतमंद स्टेटस तक ले आते हैं। मैंने तो कैंसर के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सुनी थी। कैंसर वाले जो पेशेंट है सर्वाइव नहीं, उनकी डेथ थी। मुझे लगा था बस अब मेरी लाइफ एंड, और मेरे जहन में बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। मैंने तो भी बहुत कुछ करना था, तो ये चीज़ थी मेरे जहन में कि अब मेरी बस एंड ऑफ द लाइफ है और मेरे बहुत सारे एम्स थे जो अधूरे रह गए। पहले कीमो लगेगी, फिर सर्जरी होगी, फिर कीमो स्टार्ट हो गई मुझे, फिर उन्होंने कहा था कि आपके ये जो बाल हैं वो भी उतर जाएंगे,
तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हॉरिफुल जो सिचुएशंस लग रही थी, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट लग रहा था मुझे। मेरे जहन में बस यही क्वेश्चन आ रहे थे, अब मैं कैसे सर्वाइव करूँगी, कैसे फेस करूँगी। उस वक्त ऐसे ही लग रहा था वैसे लाइफ बस अब ख़त्म हो गई है। लेकिन फिर मेरे डॉक्टर्स ने मेरा बहुत साथ दिया, जिसमें मैं डॉक्टर्स अपनी सारी टीम को उन्होंने मुझे बहुत इंकरेज किया, मुझे बहुत हौसला दिया। मेरे वो सारी पेनफुल जर्नी को ओवरकम करने में मेरे डॉक्टर्स का बहुत हाथ। शब्बीर का कहना है कि मुल्क में कैंसर के इलाज मालजे के लिए सरकारी सतह पर बहुत कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में हर साल तकरीबन 3 लाख कैंसर के केसेस सामने आते हैं, जबकि पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां बच्चों में कैंसर एक तशवीशनाक मसला बनता जा रहा है, जिस पर तवज्जो देने की जरूरत है। पाकिस्तान में बच्चों में खून का सरतान, खवातीन में सीने का सरतान और मर्दों में फेफड़ों और गले के सरतान में हर साल इजाफा भी तशवीशनाक है। मगर जब शब्बीर दुनिया भर में कैंसर पर होने वाली रिसर्च और उनके मस्बत नतायज को देखता है तो सोचता है कि अगर हमारे मुल्क में भी कैंसर के इलाज मालजे और उसकी तहकीक पर अलग से बजट रखकर काम किया जाए तो शब्बीर को यकीन है कि ये मूजी मरज एक रोज अगर अपनी मौत आप नहीं भी मरा तो इसमें खातिर खा कमी जरूर वाक़ होगी। शब्बीर ने मुल्क भर में सरतान के मरज में मुब्तला मरीजों और उनके लवाहिकीन से अपील की है कि वो हरगिज हिम्मत न हारें, क्योंकि मुसलसल तवज्जो और इलाज के जरिए इस बीमारी से निजात हासिल करना मुमकिन है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी, देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।